नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा का इतिहास इसी विषय के अंतर्गत जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था वह था हिंदी भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारण। तो आज जो है हम भाषा परिवर्तन के बाह्य कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले जो है हम पिछली कक्षा के बारे में ज़रा वापस बातचीत करते हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि आंतरिक कारणों में कौन कौन से मुख्य बिंदु आते हैं, जैसे कि प्रयत्न लाघव, बल, जातीय मनोवृत्ति या फिर हमारी मानसिक स्थिति, उसी प्रकार अनुकरण की अपूर्णता। तो जो आंतरिक परिवर्तन के कारण जो हमने पढ़े थे वह क्या हो रहे थे, वहाँ हम जानबूझकर या कभी कभी अचानक उसमें बदलाव आ रहे थे और यह जो है मनुष्यों के ऊपर आधारित था, यानी मनुष्यों के स्वभाव, उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति। तो वही जब हम बाह्य कारणों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अलग मुद्दे आ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बाह्य वर्ग में वे कारण आते हैं जो बाहर से भाषा को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर देखिए वह थे आंतरिक कारण और यह है बाहरी कारण। तो यहाँ पर जो है मनुष्य परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो मनुष्य के आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसके कारण जो है भाषा में बदलाव आ रहा है। तो भाषा परिवर्तन के इस कारण को बाहरी या बाह्य की संज्ञा दी गई है। अब बाहरी या बाह्य की संज्ञा इसीलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर मनुष्य का जो है स्वयं पर कोई भी, हम एक कह सकते हैं कंट्रोल, या उसका जो है खुद पर कोई काबू नहीं होता है। यहाँ पर भौगोलिक स्थिति या फिर जो सांस्कृतिक स्थिति होती है उस पर जो है बहुत से कारण निर्भर करते हैं कि किस तरह भाषा में बदलाव आ सकते हैं। तो जैसे कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, ये है बाह्य कारण। तो बाह्य कारणों के अंतर्गत हम आज 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है सांस्कृतिक प्रभाव, तीसरा है समाज की व्यवस्था और चौथा है बोलने वालों की उन्नति। तो प्रथम आता है भौतिक वातावरण, यानी आपका जो हम कह सकते हैं कि उस स्टेट का या उस कंट्री का, ठीक है, जो भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जो भी फिजिकल कंडीशंस है, उस पर जो है भाषा का परिवर्तन निर्भर करता है। जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में बांटा है, आप देख सकते हो कि चार्ट में हमने लिखा है कि गर्मी सर्दी अधिक या कम, मैदान पहाड़ी और उपजाऊ भूमि या फिर जंगली। तो छात्रों, गर्मी सर्दी अधिक या कम, इसका मतलब यही है कि हो सकता है कि उस स्थान, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, या कोई ऐसा स्थान जो बहुत ही ज़्यादा शीतल होता है जहाँ पर ठंड सर्दी होती है। तो ऐसे में जो है वहाँ की जलवायु के आधार पर जो है भाषा में बदलाव आ जाता है। जैसे दोनों प्रदेशों में रहने वाले लोगों की जो है कह सकते हैं जीविका, रहने की स्थिति, उनका आचरण, उनका स्वभाव पूरी तरह से अलग होता है। जैसे कि जो लोग गर्म जगहों पर रहते हैं, उष्ण जगहों पर रहते हैं, उनका जो उच्चारण करने का ढंग होता है वह बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होता है, ठीक है, वह सारी बातों का जो है ठीक तरह से उच्चारण कर पाते हैं। लेकिन वही लोग जो जहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है, यानी वह लोग जो शीतल प्रदेशों में, ठंड प्रदेशों में रहते हैं, उनका उच्चारण करने का ढंग जो है बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो ये जो लोग होते हैं वह सभी ध्वनियों का हम कह सकते हैं ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो वो अपना मुंह पूरी तरह से, यानी अपना जो मुख होता है वह पूरी तरह से खोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप ले सकते हो अंग्रेज़ी लोग, ठीक है, जो बाहर के फॉरेनर्स है, वह जो है त, थ, द, ध, न, तो ये भी जो भी हमारी, हम कह सकते हैं कि दंत्य ध्वनियाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल जो है दांतों से करते हैं, ठीक है, जिसका हम उच्चारण, तो उन ध्वनियों का उच्चारण वे ठीक से नहीं कर पाते। तो वो तोता को टोटा कह सकते हैं, दादा को डाड़ा कह सकते हैं, उसी प्रकार वो सड़क को सड़क कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वे लोग जो है दंत ध्वनियों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और कारण ये है कि सर्दी, उस जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण, सर्दी होने के कारण उनका मुख पूरी तरह से खुल नहीं पाता है, जिस कारण भाषा में स्वाभाविक रूप से बदलाव आ जाता है। ये बात हुई पहले इसकी, ठीक है। अगला है मैदान या पहाड़ी। तो जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनकी भाषा अलग होती है, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनकी भी भाषा जो है बहुत ही ज़्यादा अलग होती है।
तो जो मैदानी जगहों पर रहते हैं उनकी भाषा में एकरूपता पाई जाती है, ठीक है, मतलब उनकी भाषा में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होता है। इसका कारण ये है कि वे मैदानी जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग आसपास रह रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, लोगों की जो है आपस में बहुत सारी बातचीत हो पाती है। तो ऐसे में हम देख पाते हैं कि उनकी भाषा में जो है हमें एकरूपता नज़र आती है। वही लोग, जो दूसरे लोग हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी भाषा में अनेकता होती है। कारण यही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि मतलब उनका जो है संपर्क जो है अन्य लोगों के साथ ज़्यादा नहीं हो पाता, जिस कारण जो है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भाषा जो है बहुत ही अलग हो जाती है, और उनकी जो भाषा मतलब कहने की शैली, बात करने की शैली, वह एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है। और तीसरा है उपजाऊ भूमि या फिर जंगली। उपजाऊ भूमि यानी वह भूमि जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हो क्या रहा है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, और उनकी भाषा में भी हम गंभीरता नज़र आ जाती है, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण जो है इनकी भाषा में बदलाव आ जाता है। वही जंगली लोग, हम कह सकते हैं कि आदिवासी लोग, ठीक है, तो जो लोग जंगलों में रहते हैं उनका संपर्क जो है आम जनता से बिल्कुल भी नहीं होता। हम देख सकते हैं कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनकी भाषा और अन्य लोगों की भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो ये इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि ये जो पहला कारण है भौतिक वातावरण, इसलिए कहा गया है कि हर एक लोग या हर एक क्षेत्र की जो है भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा अलग होती है, जिस कारण जो है भाषा में भी उसी तरह के बदलाव नज़र आते हैं। अगला है सांस्कृतिक प्रभाव। अब सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत 3 बातें आ जाती है। पहला है सांस्कृतिक संस्थाएं, दूसरा है व्यक्ति, और तीसरा है संस्कृतियों का सम्मेलन। तो पहला है सांस्कृतिक संस्थाएं। तो बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जो हमेशा प्राचीन शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादातर करना पसंद करते हैं। तो ये संस्थाएं इस प्रकार की होती है जो अपनी संस्कृति को बचा कर रखना चाहते हैं, तो जिसके कारण पुरानी शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारी आज की संस्कृति में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि जो प्राचीन संस्कृति यानी प्राचीन भाषा का इस्तेमाल करने के कारण भी जो है भाषा में बदलाव आ जाते हैं। उसी प्रकार अगला है व्यक्ति। अब मैंने यहाँ केवल तुलसीदास और महात्मा गांधी जी का जो है उदाहरण लिया है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जैसे कि जो तुलसीदास है वह हमारे कवि है, तो तुलसीदास ने जो है अपनी कविता के ज़रिए जो है बहुत सारे विचार जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ऐसे में उन्होंने अपनी कविता को या अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे शब्दों में बदलाव किए। आपको पता होगा कि जब हम कविता लिखते हैं तो ऐसे में उसमें लय, ताल, छंद, तुक, इन हर बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे कवि क्या करते हैं, शब्दों को तोड़ मरोड़ देते हैं। तो ऐसे में जब तुलसीदास ने उस भाषा का प्रयोग किया तो अन्य कवि भी उस भाषा का प्रयोग करने लगे। या फिर हम उदाहरण ले सकते हैं ब्रज भाषा का। अगला है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के कारण जो है हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल होने लगा। अगला है संस्कृतियों का सम्मेलन, व्यापार, राजनीति तथा धर्म प्रचार। तो बहुत सारी जो है जैसे कि राजनीति उदाहरण ले सकते हैं कि जिस प्रकार मतलब जो भी शासक होता है उसी की भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब मुगल शासक आए थे तो वो संयुक्ताक्षरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो उस समय लोग प्रसाद नहीं कहते थे, प्रसाद कहते थे। उसी प्रकार जब बात आती है धर्म प्रचार की, व्यापार की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग जाति, अलग अलग देशों के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जिसके कारण जो है उनकी भाषा में बदलाव हो जाता है। तो ये प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हम देख सकते हैं कि शब्दों की लेन देन, जैसे कि पायजामा, बाजार, मीन, स्टेशन, ये हमारे शब्द नहीं है, ये दूसरे जातियों से, दूसरे समूहों से लिए गए शब्द है। उसी प्रकार ध्वनि क, ख, फ, ओ, ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द है। वाक्य गठन, मुहावरे, जिसकी पानी पानी होना यह फारसी का आप शुदन का अनुवाद है। उसी प्रकार अप्रत्यक्ष यानी
जाने अनजाने में जब हम किसी के विचारों का विनिमय करते हैं, यानी दूसरों के विचारों को अपनाते हैं, या जो है साहित्य या कला का भी जो है असर जो है अन्य लोगों की भाषा पर हो जाता है। अगला है समाज की व्यवस्था। जैसे कि अगर समाज की व्यवस्था में शांति है तो जो है वहाँ का जीवन बहुत साधारण होगा, भाषा में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। वही अगर अशांति है, युद्ध की स्थिति है, तो लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ जाता है, और जिसका असर हम भाषा पर भी देख सकते हैं। जिसकी समय की कमी के कारण लोग जो है संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जिसकी क्री प्री उ यानी कृपया पृष्ठ उलटिए, CID, यूनेस्को, ये क्या है, हम यहाँ पर शब्दों का जो है इन शॉर्ट हम यानी संक्षिप्त रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंतिम बिंदु आ जाता है बोलने वालों की उन्नति। उसमें भी दो बातें आ जाती हैं, नई उन्नति और अवनति। जिसकी नई उन्नति, ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर तकनीकी यानी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, यानी नई नई तकनीकी आ रहे हैं, तो वहाँ पर नए शब्दों का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अब ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारे हमारे लिए फ़िलहाल नए हैं, लेकिन वही पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये क्या है, टेक्निकल कुछ शब्द ऐसे आते हैं, तकनीकी शब्द जिसका हम इस्तेमाल बाद में करना शुरू कर देते हैं। और अवनति, वही कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में विकास ना होने के कारण हो सकता है कि वहाँ मतलब जो संसाधन थे, जो रिसोर्सेज थे, वह गायब हो सकते हैं, और जो प्रचलन में आने वाले शब्द है वह भी गायब हो सकते हैं। जैसे कि सोचिए कि कोई एक ऐसा देश है जो बहुत ही ज़्यादा उन्नत था, लेकिन अचानक से वहाँ पर भूखमरी की मतलब कह सकते हैं कि स्थिति आ गई। तो ऐसे में जब भूखमरी की स्थिति आएगी तो वहाँ पर लोगों के साथ कोई संसाधन ही नहीं होंगे। तो जैसे कि अभी जो इस्तेमाल करें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो है उपकरण गायब हो जाएंगे, और जब ये उपकरण ही गायब हो जाएंगे तो वह शब्द भी जो है धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगे। और ये सादृश्यता जो है इसे हम आंतरिक कारण और बाहरी कारण दोनों के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्वाभाविक विकास को छोड़कर दूसरे प्रकार के शब्द का निर्माण, यानी जैसे कि यहाँ पर एक ही शब्द जो है वह दूसरे प्रकार के शब्दों की तरह ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसके आंतरिक, एकदश, एकदश से हो गया एकादश। अब निर्गुण, सरगुण, हालांकि सरगुण ये शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सादृश्यता, मिलता जुलता शब्द बनाया जा रहा है। और बाह्य, जैसे हमारी हिंदी के वाक्य रचना जो है, यानी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वह अंग्रेजी वाक्य रचना से ही मिलती जुलती है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं अभिव्यंजना शक्ति, माधुरी तथा ओज आदि की दृष्टि से उठ सकती है या नीचे आ सकती है। यानी हो सकता है कि आपकी भाषा में बहुत ही ज़्यादा मतलब विकास हो सकता है, या हो सकता है कि वह भाषा जो है धीरे धीरे करके समाप्त भी हो सकती है। तो भाषा जो है हमेशा, जब भी भाषा में बदलाव होता है, भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर जाने का प्रयास करती है। और ये भाषा में जो परिवर्तन है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये भाषा में परिवर्तन बहुत सालों से चला आ रहा है। तो ऐसे में यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धन्यवाद।